Welcome to your YouTube channel, that is Civil Engineering Job. Let's get start the new topic, that is elongation of stress in indeterminate structure. तो अभी यहाँ पे आपने अगर हेडिंग के ऊपर फोकस किया तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अभी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके रिलेटेड तो हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और उसके बाद में we will start with the actual topic or actual numerical of simple stress and strain part A. Okay. तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो पहले हम देखें। जनरली दो टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। एक स्ट्रक्चर रहता है हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और दूसरा रहता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगर आप नाम के ऊपर चले गए डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट का मतलब है हम वो स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट कर सकते हैं। इनडिटर्मिनेट का है कि उसको हम डायरेक्टली डिटर्मिनेट नहीं कर सकते। एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स कैसे रहते हैं कि जब हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है, सो वी कैन easily calculate the support reaction by using the equilibrium condition. Okay. जनरली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करके अगर हम डायरेक्टली सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसको हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स के हम डायरेक्टली सपोर्ट रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके नहीं कैलकुलेट करते, वो स्ट्रक्चर को हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा कुछ अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि फर्स्ट हम सपोर्ट रिएक्शंस लेके आए और फिर बाद में हमें जो रिक्वायरमेंट है, लेट से सपोर्ट रिएक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसके बाद स्ट्रेसेस हो गए, जो भी बाकी के एनालिसिस है वो एनालिसिस स्टार्ट होते हैं। तो एनालिसिस की प्रोसेस अगर आपने देखी तो फर्स्ट एनालिसिस की प्रोसेस क्या है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन, देन शियर फोर्स, देन बेंडिंग मोमेंट, देन स्लोप, रिफ्लेक्शन एंड द वॉट एवर यू रिक्वायर। तो ये स्टेप्स रहते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट करना ही है सपोर्ट रिएक्शन। अगर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके आप सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हो तो उसको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करके आप सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हो उसको इनडिटरमिनेट। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हम इजीली आइडेंटिफाई कैसे करें। वैसे देखा जाए तो डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट ये टॉपिक बहुत यूज है, बट हमारे ये टॉपिक के लिए इलोंगेशन एंड स्ट्रेसेस जो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के, इसमें उसका जितना रिलेशन है उतना हम देखेंगे और फिर बाद में हमारे जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपके इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर। अगर सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करके तो उसको डिटर्मिनेट नहीं कर पा रहे तो इनडिटर्मिनेट। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितने हैं। तो बेसिकली वी हैव थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज समेशन fx इज इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0 और एक है समेशन m इक्वल्स टू 0। तो वी हैव these थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ओके, ये तो फाइनल हो गया कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितने हैं, तीन है। कौन सा भी स्ट्रक्चर सॉल्व करने के लिए या उसके सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी हमें बीम दिया होगा या स्ट्रक्चर दिया होगा उसके सपोर्ट रिएक्शन के साथ हमें उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो सिंपल मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है और ये सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने बोथ साइड लेफ्ट और एंड बोथ एंड आई हैव कंसीडर एज अ रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कंसीडर करने के बाद अभी हमें तो पता है अगर रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट के ऊपर एक सपोर्ट रिएक्शन रहेगी और दैट सपोर्ट रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर। तो दो सपोर्ट रिएक्शन है ये बीम, दो सपोर्ट रिएक्शंस रहेंगी ये बीम के लिए क्योंकि दो रोलर सपोर्ट है। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे सपोर्ट रिएक्शंस कितने हो गए, दो, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी, तीन। तो कंडीशन इज व्हाट, सपोर्ट रिएक्शन इज लेस देन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बराबर है। इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करके डायरेक्टली इसके सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर
सेकंड कंडीशन अगर नहीं देखा, सेकंड कंडीशन में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, लेफ्ट सपोर्ट मैंने कंसिडर किया है हिंज, और राइट सपोर्ट कंसिडर कर रहा हूँ रोलर। ये हमें पता है हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट रिएक्शंस कितने रहेंगे हमारे, तो वन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हिंज एंड अनदर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट सपोर्ट रिएक्शन, और रोलर सपोर्ट ऑब्वियसली एक ही सपोर्ट रिएक्शन है। तो अभी टोटल सपोर्ट रिएक्शन कितने हो गए हमारे, तीन, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल कितने, तीन। So 3 equals to 3 means we can easily calculate support reaction by using equilibrium condition. तो इसको बोलेंगे हम determinants। अभी नेक्स्ट पे चले गए, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों सपोर्ट के हिंज सपोर्ट कंसिडर। अगर दोनों सपोर्ट हिंज है तो मेरे टोटल सपोर्ट रिएक्शंस कितने रहेंगे, लेफ्ट एंड पे दो, राइट एंड पे दो, टोटल सपोर्ट रिएक्शंस मेरे चार हो गए। बट यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, तीन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस तीन है, सपोर्ट रिएक्शन चार है, इसका मतलब we are not able to find out the support reaction by using equilibrium conditions। okay, इसलिए इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग एक आधी मेथड यूज करना पड़ेगा, जिससे मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट रिएक्शंस आएंगी, और उसके बाद मैं उसको कुछ एनालिसिस कर सकूं। मानते मुझे अगर सपोज शेयर फोर्सेस कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, स्ट्रेसेस, इलॉन्गेशन, कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो पहले मुझे सपोर्ट रिएक्शंस चाहिए। बट सपोर्ट रिएक्शंस के लिए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देन एंड देन आई कैन फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन, एंड देन आई कैन गो फॉर द फर्दर एनालिसिस। दैट इज द सिंपल मेथड। पहले डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट, इसलिए हमें यहाँ पे देखना पड़ता। तो और एक कंडीशन देखेंगे, सपोज मैंने एक बीम कंसिडर किया और दोनों सपोर्ट में फिक्स कंसिडर कर रहा हूँ, तो अभी हमें पता है फिक्स सपोर्ट पे सपोर्ट रिएक्शंस कितने रहेंगी, तीन, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे तीन, लेफ्ट साइड में तीन और राइट साइड में भी कितने रहेंगे, तीन। तो टोटल सपोर्ट रिएक्शन कितने हो गए अभी यहाँ पे, छह। और अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितने, तीन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, सपोर्ट रिएक्शंस आर ग्रेटर देन अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस, so the given fixed beam is a indeterminate structure। ओके, तो अभी यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली सपोर्ट रिएक्शंस नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो इसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देखिए कुछ एनालिसिस मेथड अलग से यूज करना पड़ेगा। सपोर्ट रिएक्शंस उसके बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर बाद में हमें जो चाहिए, शेयर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट है, वो हम कैलकुलेट कर सकते। तो इट इज अ सिंपल मेथड, okay, to determine whether the given structure is a determinate or indeterminate। okay, so now I think you are getting up, I think आपको ये समझ में आया होगा कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हम कैसे कंसिडर। अभी ये न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करेंगे, बस खाली हम पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बाद में आपको बताएंगे कि ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम इसको क्यों बता रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस जो भी हमने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं, ओके, तो वो न्यूमेरिकल्स में आपने देखा, तो उसमें हमने क्या कंसिडर किया था कि बोथ एंड हमारे क्या थे, फ्री थे। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने ऐसे कंसिडर किए थे कि बोथ एंड हमारे फ्री है। अगर ए पॉइंट कंसिडर किया, ये बी पॉइंट कंसिडर करो, और ये सी और ये डी कंसिडर किया, तो ए और डी बोथ पॉइंट मेरे क्या थे, फ्री थे। फ्री थे मीन्स सपोर्ट रिएक्शन आपकी क्या थी, जीरो थी। सपोर्ट रिएक्शन जीरो थी, इसका मतलब आप डायरेक्टली आपको जो चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसके बाद में कुछ हमने एक ऐसा न्यूमेरिकल लिया जहां पे एक एंड फिक्स था, एक एंड फ्री था। अभी एक एंड फिक्स और एक एंड, सपोज ए पॉइंट फिक्स है और डी पॉइंट फ्री है, ये केस में भी क्या हो रहा है आपका, सपोर्ट रिएक्शंस तीन है, ओके, और अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस तीन है। तो वहां पे भी हमने डायरेक्टली क्या किया था, डी पॉइंट से कैलकुलेशन स्टार्ट किए थे। प्रीवियस वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जस्ट आप जाके चेक करो कि वो न्यूमेरिकल्स मैंने कैसे सॉल्व किए। डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। ओके, तो अभी ये तो हो गया डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट। अभी ये न्यूमेरिकल में देखो, तो ये न्यूमेरिकल में बोथ एंड फिक्स दिया है, बोथ एंड फिक्स दिया है, इसका मतलब डेफिनेटली ये इनडिटर्मिनेट है, बिकॉज
सपोर्ट रिएक्शंस इसके 6 हो जाएंगे. ओके, टोटल सपोर्ट रिएक्शंस विल बी 6. अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर 3. So 6 is greater than 3. Not, we cannot calculate directly सपोर्ट रिएक्शन. तो अभी ये केस में क्या है, ऐसे टाइप्स के न्यूमेरिकल में आपको दिया नहीं रहेगा कि गिवन बार इज अ डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, ऐसा कुछ नहीं रहेगा. आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो बार गिवन है वो डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट, जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट करके देखा है. अभी लेट्स वी विल स्टार्ट आवर दिस फर्स्ट न्यूमेरिकल. यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स हम पार्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. तो आज के फर्स्ट टाइप के वीडियो में खाली फर्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे या नेक्स्ट वीडियो रहेगा देखेंगे, एक वीडियो होता है, 2 वीडियो होते हैं बाद में, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे. थोड़ा सा बेसिक पार्ट था, ये बेसिक पार्ट कवर करना इंपॉर्टेंट था. अगर हमने तीनों सभी के सभी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कवर कर दिए तो थोड़ा सा वीडियो लेंदे हो सकता है, तो वो अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, एन एल्यूमिनियम बार 3 मीटर लॉन्ग एंड 2500 mm square in cross section is rigidly fixed at A and D as shown in diagram. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि एक एल्यूमिनियम रॉड दिया है, और वो एल्यूमिनियम रॉड की लेंथ 3 मीटर दिया है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमको दिया है. ओके, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2500 mm. Okay, and they have given A and D, both points are fixed, rigidly fixed. Okay, as per the diagram. It means डायग्राम उन्होंने हमें दिया है. अभी क्या कर रहा है, वो डायग्राम को देख के गिवन डेटा लिखना है, और जो भी कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेशन स्टार्ट करना है. तो अभी यहाँ पे हर एक सेक्शन, यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट कंसिडर किया, तो ए बी सेक्शन का 1 मीटर लेंथ दिया है, बी सी का 1 और सी डी का भी 1 मीटर डिस्टेंस. तो हर एक सेक्शन का डिस्टेंस में 1 मीटर दिया है, और बी पॉइंट पे 200 किलो न्यूटन का एक फोर्स दिया है, और सी पॉइंट पे भी एक 125 किलो न्यूटन का फोर्स दिया है, और द डायरेक्शन ऑफ दैट बोथ फोर्सेस आर टूवर्ड्स राइट. दोनों का भी डायरेक्शन हमें क्या किया, टूवर्ड्स राइट दिया है. तो अभी ये तो हो गया हमारा गिवन डेटा. कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है वो पहले अभी डिटरमाइन लोड्स and stresses in each portion and the distance through which the point B and C will move. पहले क्या करना है, determine the load here and the stresses in each portion. हर एक पोर्शन में जितना भी फोर्स शेयर होने वाला है, क्योंकि जितना भी फोर्स आने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है. मीन्स व्हाट, ए बी सेक्शन का फोर्स कितना है, बी सी सेक्शन का फोर्स कितना है, और सी डी सेक्शन का फोर्स कितना है, वेदर दैट इज टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव. हम कैलकुलेट कर देते, P1 P2 P3 कैलकुलेट करते. प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो, आपको मिलेगा P1 P2 P3 हमने कैसे कैलकुलेट. तो वो फोर्स कैलकुलेट करना है हर एक, यानी कि इंडिविजुअल सेक्शन का. उसके बाद इंडिविजुअल सेक्शन के स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं. ए बी बी सी सी डी, ये सभी के सेक्शन स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं. और उसके बाद ये जो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट के ऊपर फोकस करो. द डिस्टेंस थ्रू विच द पॉइंट बी एंड सी विल मूव. बी और सी पॉइंट कितना आपका मूव हो रहा है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट. ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हमने करना पड़ेगा. जो भी हमें डायग्राम दिया है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ अजम्पशंस यहाँ पे करना पड़ेगा, और वो अजम्पशंस होने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करना पड़ेगा. तो एज यूजुअल, जैसे कि हम बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं कि पहले आप गिवन डेटा लिख लो. गिवन डेटा से आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल उन्होंने क्या दिया है और हमें क्या कैलकुलेट करना है. तो अभी यहाँ पे लेंथ दिया है, टोटल रॉड का लेंथ इज गिवन 3 मीटर. कन्वर्ट दैट लेंथ इज इन mm, बिकॉज सॉल्व करते समय हम क्या कर रहे हैं, हर एक यूनिट चेंज करके ले रहे, एक ही यूनिट में रखो. mm है तो लेंथ सब mm में रखो, और जो भी लोड्स है वो किलो न्यूटन में रखो. ओके, तो लेंथ यहाँ पे 3 मीटर में दिया है, सो जस्ट कन्वर्ट इन mm, कन्वर्ट कर दिया. एरिया दिया है, एरिया को कन्वर्ट करो. उसके बाद इंडिविजुअल सेक्शंस, यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले, ए बी बी सी और सी डी अलग अलग सेक्शंस कंसिडर करने वाले हैं. तो लेट्स कंसिडर ए बी एज अ फर्स्ट सेक्शन. लेट्स कंसिडर ए बी एज अ फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, एंड सी डी एज अ थर्ड सेक्शन. इसको कंसिडर करो.
ओके। और उसके हिसाब से हम कंसिडर करेंगे L1, L2, L3. L1 is the length of first section, L2 length of second section, and L3 length of third section. Okay, so it is 1 meter, convert in mm, that is 1000 mm. After that, E. E means modulus of elasticity for aluminum. So rod is aluminum, so they have given modulus of elasticity for aluminum of 80 gigapascal. Okay, तो 80 gigapascal को हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमें कन्वर्जन पता है 1 gigapascal is equals to 1 kilonewton per mm square। रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियोस में कुछ बताया है, बट यूनिट कन्वर्जन का अगर आपको कुछ आइडिया नहीं होगा तो जस्ट कमेंट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, तो हम उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो तैयार करेंगे और वो हम दे देंगे, तो आपको यूनिट कन्वर्जन भी आ जाएगा। तो आगे, अभी जैसे कि हमने बोला है कि जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम की सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ अजम्पशंस कंसिडर करना पड़ेगा, और वो अजम्पशंस के हिसाब से हमें वहाँ पे कैलकुलेशन। तो अभी अजम्पशंस क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, द बार इज रिजिडली फिक्स एट ए एंड डी में बार हमारा क्या है, फिक्स है। देयरफॉर द पोर्शन ए बी सब्जेक्टेड टू अ टेंशन एंड द पोर्शन बी सी एंड सी डी आर सब्जेक्टेड टू अ कॉम्प्रेशन। अभी ये कैसे कंसिडर कर रहे हैं कि ए बी पे टेंशन आए, उसके बाद बी सी और सी डी के ऊपर कॉम्प्रेशन, ये हम डिसाइड कर रहे हैं ये फोर्स के ऊपर। ओके, ये जो फोर्स एक्ट है, अभी पहला जो 200 किलो न्यूटन का फोर्स है वो फोर्स बी पॉइंट पे एक्ट है और उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। ऑब्वियसली इसके हिसाब से क्या होगा, जो भी ए बी पोर्शन होगा दैट ए बी पोर्शन विल एक्सटेंड, वो क्या होगा, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा और वो भी राइट साइड में होगा। अगर ए बी पोर्शन एक्सटेंड हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो इलोंगेट हो रहा है। इलोंगेट हो रहा है इसका मतलब वहां पे क्या आएगा, टेंशन आएगा, के ऊपर क्या आएगा, टेंशन आएगा। और अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट और ए बी सेक्शन में टेंशन आएगा तो बी और सी कॉम्प्रेशन में कैसे जाएंगे, क्योंकि ए पॉइंट और डी पॉइंट दोनों फिक्स है, यानी कि ए पॉइंट और डी पॉइंट का कोई मूवमेंट नहीं, वो फिक्स रहेंगे। जो भी मूवमेंट रहेगा वो बी और सी पॉइंट का ही मूवमेंट। इसलिए अगर ए बी पोर्शन आपका टेंशन में आ रहा है तो बी सी और सी डी दोनों पोर्शन क्या होंगे, कॉम्प्रेस होंगे, तो वो कॉम्प्रेशन में जाए। इसका मतलब वहां पे आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स रहेगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई, ए बी सेक्शन में आपका टेंशन रहेगा, ओके, बीसी और सी डी सेक्शन में कॉम्प्रेशन रहेगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ए बी हैविंग टेंशन, BC and CD having compression. We are concluding it on the basis of forces acting on the bar. बार पे जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे उसके हिसाब से हम वो कंसिडर। अभी स्टार्ट करेंगे वन बाय वन जो हमें चाहिए। ये डायग्राम हमें दिया है, यहाँ पे जस्ट मैं सिंपल लिख लिया। ओके, अभी डायग्राम के बाद हमें वन बाय वन कैलकुलेशन स्टार्ट करना। ये रेफरेंस के लिए मैंने दिया है, नो नीड टू राइट इन एग्जाम। ओके, एग्जाम में को राइट करने के लिए या लिखने की जरूरत नहीं है, ये खाली रेफरेंस के लिए मैंने वहाँ। तो पहले मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ए बी टेंसाइल। ओके, फर्स्ट मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ए बी टेंसाइल फोर्स आर ए। मतलब यहाँ पे मैं डायग्राम होगी, ए बी पोर्शन लिया मैंने, ए बी पोर्शन में मैं ए पॉइंट पे लेफ्ट साइड में फोर्स अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, सो वन फोर्स दैट इज आर ए, लेट्स से इट सपोर्ट रिएक्शन कंसिडर कर, वो सपोर्ट रिएक्शन मैं लेफ्ट साइड में अज्यूम करता हूँ। और जनरली हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर मैं ए बी पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ तो सी के जस्ट लेफ्ट में सेक्शन लेता हूँ और लेफ्ट में फोकस करता हूँ, बराबर, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड कैलकुलेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी हमने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस। ओके, आप जाके देख सकते। तो आर ए आपका क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्टली हम बी पॉइंट पे डालते हैं, तो आर ए लेफ्ट, तो यहाँ पे भी आर ए क्या रहेगा, राइट रहेगा। तो इसके थ्रू जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे P1 फोर्स टेंसाइल हमने यहाँ पे कंसिडर। उसके बाद BC पोर्शन एंड CD पोर्शन, BC और CD कॉम्प्रेसिव रहेगा, और उसके कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन फॉर BC, अगर आप BC हमने कंसिडर कर रहे हैं तो आर ए टूवर्ड्स लेफ्ट क्या रहेगा, यहाँ पे आर ए है,
जो हमने अज्यूम किया है। ओके, तो वी अज्यूम आर ए टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आर ए इज टुवर्ड्स लेफ्ट एट ए पॉइंट एंड 200 किलो न्यूटन टुवर्ड्स राइट एट बी पॉइंट। करेक्ट। जो बीसी सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सेक्शन सेक्शन कहाँ पे लेंगे, सी पॉइंट की जगह पे, और लेफ्ट में फोकस करेंगे। तो लेफ्ट में दो फोर्स है, आर ए और 200। आर ए टुवर्ड्स राइट, सॉरी लेफ्ट, एंड आर ए टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 200 टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, राइट फोर्स को पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट फोर्स को नेगेटिव ले लो। तो 200 माइनस आर ए, तो आर ए तो हमने पहले कैलकुलेट किया, आर ए क्या है, आर ए इक्वल्स टू पी वन है, तो यहाँ पे लिख रहे 200 प्लस पी वन। ओके, सिमिलरली टेक नेक्स्ट पोर्शन दैट इज बी सी। यहाँ पे हमने लिख लिया है, देखो पी टू, ये पी टू फोर्स है, 200 माइनस पी वन। ओके, ऑन बोथ डायरेक्शन। ओके, और ये कॉम्प्रेशन क्रिएट करेगा, हमने पहले अज्यूम किया था कि ये कॉम्प्रेशन क्रिएट करेगा, तो जो भी हम P2 फोर्स कंसीडर कर रहे हैं वो कॉम्प्रेसिव फोर्स कंसीडर। ओके, अभी नेक्स्ट अगर हम सीडी पोर्शन के ऊपर चले गए, तो सीडी पोर्शन के ऊपर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डी पॉइंट के पास सेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद लेफ्ट में देखो, अभी लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे ये आर ए फोर्स है, बराबर है। उसके बाद 200 किलो न्यूटन फोर्स है और 120 किलो न्यूटन फोर्स है। तो 125 टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, 200 टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, बट आर ए टूवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव। तो ये कितना रहेगा, आर ए तो हमने पहले कैलकुलेट किया है, कितना, आर ए इज इक्वल्स टू पी वन। तो 125 प्लस 200 दैट इज 325 माइनस पी वन, 325 माइनस पी वन। तो अभी यहाँ पे क्या करो, मैंने ये फोर्स P2 के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया। अभी ये P2 के फॉर्म में कैसे आ रहा है, अगर यहाँ पे हमने इक्वेशंस देखा तो P2 का इक्वेशन क्या है, P2 इज इक्वल्स टू क्या है, P2 इज इक्वल्स टू 200, ओके, 200 माइनस P1। P2 इक्वल्स टू 200 माइनस P1। तो P1 में क्या रहेगा, P1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, इसको सॉल्व किया तो मैंने, P1 इज इक्वल्स टू 200 माइनस P2 रहेगा, P1 इक्वल्स टू 200 माइनस P2। अभी ये P1 की जगह पे डाल दो, क्या रहेगा, 325, ओके, 325 माइनस इन ब्रैकेट 200, ओके, माइनस P2। ओके, तो 325 minus 200 that is 125, and minus minus will give plus, that is plus P2, so it is 125 plus P2। तो यहाँ पे P3 आप दो ले सकते हो, we can consider P3 2 as per our convenience। okay, means P3 is equals to 125 plus P2 or 325 minus P1। ओके, ये कंसिडर कर सकते। ओके, इतना तो आ गया। अभी यहाँ पे हमारे तीनों भी सेक्शन हमने सॉल्व किए, और तीनों सेक्शन के ऊपर हमारा इंडिविजुअल फोर्सेस बस आ गए। कौन सा, P1 टेंशन पॉजिटिव, P2 compression minus 200 minus 1, and P3 again compression that is minus 125 plus P2 और minus 325 minus P1। जो भी आपको लगता है उसके हम आगे कैलकुलेशन में ले लेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट, हमने फोर्सेस कैलकुलेशन, इंडिविजुअल फोर्सेस हमने कैलकुलेट करके लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी स्ट्रेसेस भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो अभी इंडिविजुअल फोर्सेस जो आ गए हमारे, वो यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट किए, बट हमें परफेक्टली इंडिविजुअल फोर्सेस नहीं आए। P1 P2 P3, अब P2 है, यहाँ पे अगर हमने देखा P2 है हमारा P1 के फॉर्म में, P3 है हमारा P2 और P1 के फॉर्म में। हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए इलोंगेशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे डालना। ओके, तो टोटल इलोंगेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ और एडिशन ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ ऑल द सेक्शन। change in length of first section plus change in length of second section plus change in length of third section, सभी का आप क्या करो वहां पे change in length कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो रॉड है, रॉड बोथ साइड में फिक्स है, बराबर है, और रॉड इज गिवन बोथ साइड फिक्स, सो टोटल इलोंगेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बार इंटरनली चेंजेस होंगे, बट टोटल इलोंगेशन वो बार का क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इंटरनली चेंजेस होंगे, आई एम रिपीटिंग इट, इंटरनली चेंजेस होंगे बट टोटल इलोंगेशन उसका जीरो रहेगा, इसलिए
we are putting total change in length is equals to 0. Okay, that equation will come 0 is equals to delta L1 plus delta L2 plus delta L3। हमें ये भी पता है कि चेंज इन लेंथ फर्स्ट सेक्शन के ऊपर डाल रहे, तो हमें जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला फर्स्ट सेक्शन का ही लेना पड़ेगा। सपोज हम फर्स्ट सेक्शन का चेंज इन लेंथ यूज कर रहे हैं, तो हमारा फोर्स क्या रहेगा, फर्स्ट सेक्शन का रहेगा, लेंथ फर्स्ट सेक्शन की रहेगी, एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी फर्स्ट सेक्शन का ही हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है। तो सब पुट करो। ओके, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन ये दोनों सेक्शन हमारे कॉम्प्रेशन में है, इसलिए हमने क्या किया उसको निगेटिव। क्या करो, पूरा वैल्यूज डाल दो और यहाँ पे जो भी ई है ई की वैल्यूज डाल दो, या ये यहाँ पे कॉमन है आपका तो उसको कॉमन ले सकते हो, एरिया भी सेम है उसको भी कॉमन ले लो। ओके, तो ये इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि 0 इज इक्वल्स टू 1 बाय ए ई, 1 बाय ए ई डिवाइडेड बाय ये टोटल टर्म P1 L भी सेम है यहाँ पे, P1 L1 माइनस P2 L2 माइनस P3 L3। ओके, ऐसा कर दो और ए ई उसके बाद में फिर लेफ्ट में आने के बाद वो डायरेक्टली दो हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा, P1L माइनस P2L माइनस P3L। यहाँ पे लेंथ जो है हर एक सेक्शन का सेम है, इसलिए वहां पे खाली L। ये इक्वेशन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद L कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म इज व्हाट, 0 इक्वल्स टू P1 माइनस P2 माइनस P3। ओके, इतना तो हो गया। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, P1 इज इक्वल्स टू P1 हम राइट साइड में लेके गए या फिर P2 P3 राइट साइड में लेके गए, तो क्या रहेगा इक्वेशन, P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस P3। अभी हमारे पास P2 और P3 की वैल्यूज है इन द फॉर्म ऑफ P1, डाल दो। ओके, अभी हमने पहले कैलकुलेट किया है, P2 इज इक्वल्स टू 200 माइनस P1 एंड P3 इक्वल्स टू 325 माइनस P1। पुट करो, सॉल्व करो इक्वेशन को, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ P1। इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास P1 की वैल्यू अभी एग्जैक्टली आ गई। अभी जो भी हमारे पास P1 की वैल्यू, वो P1 की वैल्यू P2 के इक्वेशन में पुट करो और P2 कैलकुलेट। जैसे कि P2 हमें पता है 200 माइनस P1 है, P1 अभी कितना है 175, डाल दो, P2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली P3 भी पता है कितना है 325 माइनस P1, P1 की वैल्यू डाल दो 175, वी विल गेट P3 दैट इज 150 kilo Newton. So now here we have calculated values, individual forces of all section. Okay, that is 175 for of P1, P2 is 25 kilonewton and P3 is 150 kilo। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कवर हो गया, क्या, कैलकुलेट द इंडिविजुअल फोर्सेस। अभी सेकंड पार्ट क्या है, स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है और स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P बाय ए। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू और सिग्मा इज इक्वल्स टू P बाय ए। तो जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला टू ऑल इंडिविजुअल सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन का फोर्स पता है, सेकंड का पता है, थर्ड का पता है, सबका डाल दो। जैसे कि सिग्मा 1 दैट इज स्ट्रेस इन फर्स्ट सेक्शन P1 बाय ए। ओके, वेयर P1 इज 175 into 10 to the power 3 and area is 2500। okay, the stress in first section 70 Newton per mm। Similarly, stress in second section P2 अभी हमने कैलकुलेट किया है, that is 25 into 10 to the power 3 is in Newton, solid, that is 10 Newton per mm। Similarly, sigma 3 equals to P3 by A, that is 150 into 10 to the power 3 divided by A, that is 2500। so stress is 60 Newton per mm। तो यहाँ तक तो सभी अभी क्लियर है, फोर्स भी कैलकुलेट किया, भी कैलकुलेट किया। ओके, अभी जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहे कि डिस्टेंस थ्रू पॉइंट बी और सी। अभी बी और सी पॉइंट आपके कितना मूव होने वाले हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूव है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो ऑब्वियसली हमारे पास दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है चेंज इन लेंथ की जगह पे, बस खाली आप क्या करो, चेंज इन लेंथ फॉर्मूला अप्लाई करो। बट चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करते समय वो फॉर्मूला हमें ए बी सेक्शन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हमारा पूरा रॉड देखा तो वो रॉड कैसा है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है,
ये बी पॉइंट है हमारा और ये सी पॉइंट है, करेक्ट। तो ए बी सेक्शन के ऊपर अगर हमने इलोंगेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसका इलोंगेशन हमें मिल जाए, क्योंकि ए पॉइंट तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। वो क्या होगा फिर बी पॉइंट होगा, इसलिए ए बी के ऊपर हम फर्स्ट इक्विलिब्रियम सॉरी इलोंगेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें। और उसके बाद में सी डी के ऊपर, क्योंकि डी पॉइंट फिक्स है, उससे क्या होगा, सी पॉइंट खाली मूव होगा। तो ये क्या देगा हमें, बी और सी पॉइंट एग्जैक्टली कितने मूव हो रहे वो वहां पे हमें पता चले। okay? So for AB portion, change in length P1L1 by AE. P1 is P1 is 175, okay, and L is 1000 in mm. Okay, just put values and calculate. Change in length is 0.875 mm. Okay, it means change in length for AB section is 0.875 mm. इसका मतलब जो B point है आपका, that B point will move by 0.875 mm. Okay, in right side. सिमिलरली जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, सिमिलरली सी डी पोर्शन के ऊपर चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज जो भी रिक्वायरमेंट है उसके पुट करो, P3 की वैल्यू, L3 की वैल्यू, एरिया की और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, और कैलकुलेट करो। सो वी विल गेट चेंज इन लेंथ इन थर्ड सेक्शन मीन सी डी सेक्शन इज 0.75 mm। अभी इसका मतलब सी पॉइंट आपका 0.7 का। ओके, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल। फोर्सेस कैलकुलेट किया, स्ट्रेसेस कैलकुलेट किया, और उसके बाद इलोंगेशन कितना होता है वो कैलकुलेट। तो दिस दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। अगर तो बाकी के दो न्यूमेरिकल्स है, और दो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लास्ट तक देखने के लिए पहले तो आपका आभारी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारी वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। और जितने आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, या आपके कमेंट्स जो भी है वो शेयर करोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलती जाएगा और उतने वीडियोस। तो छोटे छोटे टॉपिक्स भी रहने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं। एक मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कि मेरी आगे की जो भी टॉपिक्स है उसकी प्लानिंग कैसे रहने वाली है, वो भी जल्दी से मैं अपलोड करूँगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड एंड give me suggestion in comment box. Okay, and give your suggestion in a comment box so I can improve